हेलो स्टूडेंट्स, इग्नाइट स्कॉलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। मतलब अगर हमें दो वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट करना हो तो हम उसके लिए कौन से लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक, तो इसके पहले हमने देखा था कि जो वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, जिसको हम किसी भी जनरल अलजेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग लॉ बनाए जाते हैं। हमने एडिशन देखा था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखे थे, तो उसमें हमने उनके दो लॉ पढ़े थे। अब आया है सदिशों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स आर डिफाइंड इन टू वेज। The first one is scalar product और dot product and the second one is vector product और cross product। मतलब सदिशों के गुणनफल को दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे बोला जाता है सदिशों का अदिश गुणा, और डॉट गुणा भी बोला जाता है, और दूसरा है सदिशों का सदिश गुणा यानी कि क्रॉस गुणा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। मतलब जो अदिश गुणा है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, उसको किस नाम से जाना जाता है, डॉट प्रोडक्ट के नाम से। और जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब सदिशों का सदिश गुणा, उसको किस नाम से जाना जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, तो देखो इसके नाम में ही सारी चीजें क्लियर है। देखो डेफिनेशन किसी चीज को क्या बताता है, किसी भी चीज का डेफिनेशन क्या बताता है कि उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं। इसमें क्या बोल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी कि सदिशों का अदिश गुणा, मतलब कि क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों का सदिश गुणा, जिसे क्या बोला जाता है, क्रॉस। तो जब भी हम दो वेक्टर का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब कि अब देखो कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। तो जो भी जिस टाइप का भी प्रोडक्ट हो रहा है, हमें क्वांटिटी भी वही मिलेगी। जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो हमें क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट मिलेगी, वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है तो हमें क्वांटिटी कौन सी मिलेगी, वेक्टर प्रोडक्ट ही मिलेगी। तो यहाँ अगर हम बात करें सदिशों के अदिश गुणा यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। It is represented by a dot b. It is also called dot product or of two vectors। यानी कि अगर a और b वेक्टर हैं, दो सदिश राशियां हैं, उनके अदिश गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। और इनका अदिश गुणा जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के परिमाण के गुणनफल तथा उनके मध्य बनने वाले कोसाइन थीटा कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है कि ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, डॉट मतलब क्या, अभी मैंने बताया डॉट मतलब क्या होता है। डॉट मतलब कि दो नंबर्स के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में क्या हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणा हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये किसके इक्वल होता है, तो जो भी दो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। देखो जब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था तो सारी चीजें उसमें क्लियर हो चुकी थी कि जो मॉडुलस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को, यानी कि परिमाण को। ठीक, तो देखो a मॉड b मॉड जो है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को हम ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो a मॉड b को ए बी भी लिखा जा सकता है। अब क्या बोला, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों के बीच बनने वाले थीटा के कौन से कंपोनेंट, कोसाइन कंपोनेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इनटू में क्या आ जाएगा, कोसाइन थीटा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ, a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये किसके लिए था, स्केलर प्रोडक्ट के लिए। अब एक चीज याद रखनी है आप लोगों को इसमें, ये कि इस डॉट प्रोडक्ट के बाद भले ही यहाँ दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन उनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। तो स्केलर यानी कि अदिश गुणा, तो इसके बाद हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। भले ही दो सदिश राशियों का अदिश गुणा हो रहा है, लेकिन गुणा कौन सा हो रहा है, अदिश गुणा, तो कौन सी राशि मिलेगी, अदिश राशि मिलेगी। मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, स्केलर के फॉर्म में आएगा, स्केलर आएगा, स्केलर नंबर आएगा, कोई भी स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। दो वेक्टर्स का आपस में जब स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इसके बाद इसको और डिटेल से समझते हैं।
तो यहाँ मैंने अभी बताया कि ए को क्या लिखा जा सकता है, मॉड ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का परिमाण कितना है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी का परिमाण कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, और जो थीटा है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बीच के बनने वाला कोण, ए और बी के बीच बनने वाला कोण है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी मैंने बताया कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल से हमें कौन सी राशि मिलती है, अदिश राशि मिलती है, यानी कि हमें कौन सा क्वांटिटी मिल रहा है, इधर से स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। अब देखो इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है जो हमें याद रखनी है, और ये एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लगातार कंटिन्यूसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट से, तो इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो केस फर्स्ट में हम देखते हैं कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब न्यून कोण, एक्यूट एंगल मतलब आप लोग जानते होंगे, एक्यूट एंगल मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच होगी। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 90 डिग्री के बीच होगी। तो हमें पता है, देखो कॉस का जो टेबल हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो ए डॉट बी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, कैसे पॉजिटिव मिलेगा, देखो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो ये तो स्केलर क्वांटिटीज है ना, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, तो हमें कौन सा मान मिलेगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव मान मिलेगा। अगर थीटा की वैल्यू क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ए डॉट बी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, तो अगर कभी भी हमें ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इनके ए और बी के बीच बनने वाला जो एंगल है ना, जो एंगल सिचुएटेड है ए एंड बी के बीच में, वो कौन सा एंगल होगा, वो एक्यूट एंगल होगा, यानी कि न्यून कोण होगा। अब सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब यहाँ क्या हुआ कि अब देखो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ, थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि 90 से 180 के बीच की जो वैल्यू होती है उसे हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानते हैं। तो अब हमें पता है कि 90 से 180 के बीच में जो कॉस थीटा का मान रहता है, कॉस थीटा की वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। तो अब देखो, अब वही फॉर्मूला लेके चलते हैं, ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा क्या है, इधर नेगेटिव है, तो कॉस थीटा नेगेटिव है और इस नेगेटिव का ए बी से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हमें कैसा नंबर मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो अगर हम कभी भी दो वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसमें हमें अगर नेगेटिव नंबर मिलता है, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बनने वाला जो एंगल है, जो एंगल सिचुएटेड है, वो कौन सा एंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि अधिक कोण है। अब इसके बाद ये बहुत ही स्पेशल केस है, ये बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा स्पेशल केस है ये। इसमें क्या बोला है कि थीटा इक्वल्स टू π/2, जिसको हम 90 डिग्री के नाम से भी जानते हैं, अगर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो जो ए डॉट बी है, तो देखो कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0 होती है। अब अगर हमें ये प्रोडक्ट लेके चलें ए डॉट बी का, तो इसका हमको मैग्नीट्यूड क्या मिला, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, या हम इसको ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब देखो कॉस थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 का चाहे हम कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें, पर 0 का क्या मतलब होता है, 0 अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब सबका काम खत्म कर देगा, 0 ही हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, तभी थीटा 90 डिग्री होगा। ये तो आप लोग सबको पता होगा कि कैसे एंगल सिचुएटेड होगा, अगर ए ये है और बी ये है, दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तभी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर, हम ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0। ये चीज हमें याद रखनी है। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, if both vector are mutually perpendicular then the dot product of two vectors is always 0। क्या आएगा, हमेशा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमें अच्छे से याद रखना है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। अभी तो मैं आप लोगों के साथ थ्योरी डिस्कस कर रही हूँ, अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। फिर इसके बाद बात आती है कि अभी मैंने बताया कि वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देयर स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। यदि दो सदिशों आपस में परस्पर लंबवत हो तो ए और बी का मान अदिश गुणा क्या होगा, 0 होगा। ये चीज हमें याद रखनी है। अब एक और केस आता है, कंडीशन 4 कंडीशन लेके चल रहे हैं। केस स्टार, अगर थीटा की वैल्यू 0, देखो थीटा कब 0 हो सकता है, थीटा तभी 0 हो सकता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो। तो देखो
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच कोई एंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, 0 डिग्री। अब ये भी हो सकता है कि ये दोनों ऐसे वेक्टर हो, कोलिनियर वेक्टर हो, तो कोलिनियर वेक्टर में भी थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी। तो अब देखो इन दोनों कंडीशन में 0 डिग्री वैल्यू आ रही है, 0 डिग्री वैल्यू। अब देखो इसके बीच बनता कौन सा कंपोनेंट लेते? कॉस। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो जब भी कोई वेक्टर आपस में पैरेलल है या कोलिनियर है, तो ऐसी कंडीशन में इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है और उसकी वैल्यू 1 आती है। और ऐसे कंडीशन में ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ए डॉट बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ए बी के, मतलब मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। ठीक, तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर या एक दूसरे के म्यूचुअली पैरेलल हैं, मतलब एक दूसरे के समांतर हैं दो वेक्टर, तो क्या होगा? उनके बीच बनने वाला, मतलब जो उनका डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है वो मैक्सिमम मिलेगा हमें, मैक्सिमम ए बी, मतलब उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होगा। कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो इफ टू गिव्स वेक्टर आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल वेक्टर, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अभी मैंने जो बताया कि यदि दो सदिश एक ही दिशा में कार्यरत हों, समांतर सदिश हों, तो उनका अदिश गुणनफल भी क्या होता है? उनका अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है? उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने अच्छा देखो, जब मैंने यूनिट वेक्टर डिस्कस किया था तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेक्टर्स में, क्योंकि वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे 3 एक्सिस बनाए जाएं, एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड, तो एक्स का यूनिट वेक्टर आई है, वाई का यूनिट वेक्टर जे है और जेड का यूनिट वेक्टर के है। अब मैंने क्या बोला, देखो जब अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इतना तो सबको पता होगा आई होप। तो अगर नहीं पता है तो इससे पता चल जाएगा कि ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब हमको देखो ये चीज़ पता है ना कि डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अगर आई का जे से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, आई डॉट जे, तो क्योंकि बीच में बनने वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री, इसलिए उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर जे का के से मल्टीप्लाई करें, जे डॉट के किया जाए, तो फिर इनके बीच बनने वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो फिर इसके बीच बनने वाला एंगल जो अगर 90 डिग्री होगा तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। फिर ऐसे ही इसमें करें कि के डॉट आई की वैल्यू भी क्या आएगी? 0, क्योंकि इनके बीच बनने वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो अब हमें एक बात क्लियर हुई कि हमें मैग्नीट्यूड सिर्फ किस में मिल सकता है? अगर वो सेम डायरेक्शन में हो। कब मिल सकता है? जब अगर वो सेम डायरेक्शन में। अभी हमने निकाला तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये हमें याद रखना है डॉट प्रोडक्ट के लिए। और अगर नॉन सिमिलर यूनिट वेक्टर होते हैं, देखो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनके मल्टीप्लीकेशन क्या आएंगे? 0 आएंगे। कौन से मल्टीप्लीकेशन? डॉट मल्टीप्लीकेशन। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। सिमिलर है तो 1 आएगा और नॉन सिमिलर है तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये चीज हमें याद रखना। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें याद है ना, तभी हम इसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो इनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए। तो यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। पहला न्यूमेरिकल है डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड है। और देखो ये सारे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्पज से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से अक्सर क्वेश्चन देखा गया है कि एग्जाम पेपर में रहता ही है। ठीक है, अभी डॉट प्रोडक्ट की बात करें, उसके आगे फिर क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो उस पर ध्यान दिया जाए, उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाए। अगर देखो किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना, क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं सॉल्व करने में। मैंने अभी एक चीज़ आप लोगों को बताई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डॉट प्रोडक्ट में याद क्या रखना है? इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ यही है कि अगर आई डॉट आई है, जे डॉट जे है और के डॉट के है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। आई डॉट जे है, जे डॉट के है और के डॉट आई है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ये चीज़ें हमें याद रखनी। अगर ये हमको पता है ना तो हम बहुत ईजिली डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि देखो हमको मिल किससे रहा है? मैग्नीट्यूड सिर्फ सेम क्वांटिटीज से मिल रहा है, सेम यूनिट वेक्टर से मिल रहा है। तो नॉन सिमिलर जो वेक्टर्स हैं उनसे हमको 0 मिल रहा है, उनको हमको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 0 हो जा रहे हैं। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस के एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस के, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। अगर ए और बी का मान ये है तो बोला है ए डॉट बी की वैल्यू निकालिए। तो ए डॉट बी के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब मैंने देखो क्या बताया कि आई का आई से ही हमें वैल्यू मिलेगी, जे का जे से और के का के से। बाकी अगर हम आई का जे से करें या जे का के से करें या के का
आई से जे से किसी से भी करें तो हमें क्या मिल जाएगा 0। इसलिए हमें सिर्फ प्रोडक्ट किन का करना है, आई का आई से, जे का जे से और के का के से। ठीक है, तो अब आई का आई से, तो देखो इसके पास आई और इसके पास 2i, तो आई डॉट 2i ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 2j, ये 2j यहाँ से माइनस आ गया क्योंकि ये देखो माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो 2j इंटू जे, 2j डॉट जे ये आ गया। अब देखो फिर प्लस और माइनस है ना, तो k डॉट क्या आएगा, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, माइनस, इसलिए यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। तो अब देखो i डॉट i की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 इंटू 1 लिखेंगे, माइनस 2 इंटू जे डॉट जे भी क्या होगा 1 होगा, और के डॉट के तो होता ही है 1, तो 2 माइनस 2 माइनस 1 ऐसे वैल्यू आएगी। तो देखो प्लस का 2 था और माइनस का 2 था, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास सिर्फ आंसर क्या बचा, माइनस का 1। क्या बचा आंसर, हमारे पास बचा माइनस का 1 आंसर बचा। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई -1, ये हमारा आंसर होगा। देखो बहुत इजी है, क्या याद रखना है इसमें, याद क्या रखना है कि सिर्फ आई का आई से, जे का जे से, के का के से, डॉट प्रोडक्ट में हमें वैल्यू सिर्फ इसी से मिलती है, बाकी सारी क्वांटिटीज तो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इसलिए हमें सिर्फ आई का आई से, जे का जे से, के का के से ही मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसके दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स इज F इक्वल्स टू 3i प्लस 4j माइनस 5k एंड डिस्प्लेसमेंट D इक्वल्स टू 5i प्लस 4j प्लस 3k एंड ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन देम। क्या बोला जा रहा है कि अगर बल का मान 3i प्लस 4j माइनस 5k तथा विस्थापन d है तो कार्य की गणना कीजिए और दोनों के बीच का कोण भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम गिवन क्वांटिटीज लिख लेंगे, F इक्वल्स टू 3i प्लस 4j माइनस 5k और d की वैल्यू 5i प्लस 4j प्लस 3k। अब देखो फोर्स हम क्या, वर्क का डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए वर्क एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो ये 2022 में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका था कि वर्क एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर की स्केलर। आधे ज़्यादा बच्चों ने वेक्टर में टिक किया था, जो कि टोटली एकदम रॉन्ग है। ये आंसर करेक्ट कब होगा, जब ये स्केलर, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो क्वांटिटी तो स्केलर ही मिलेगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो अब देखो इनके बीच डॉट प्रोडक्ट होगा, तो अब एफ की क्वांटिटी लिख लिए और डी की क्वांटिटी लिख लिए, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो इधर F की वैल्यू और D की वैल्यू लिखी गई है, दोनों के बीच वर्क निकालना है, कार्य निकालना है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि सिर्फ किससे किससे करेंगे, I वाले का I से, J वाले का J से और K वाले का K से। ठीक है, तो देखो I का I से, तो इसके पास 3i है, इसके पास 5i, तो 3i डॉट 5i प्लस, अब देखो दोनों प्लस के इसलिए बीच में क्या आया है, प्लस आया है, तो 4j डॉट 4j। अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, माइनस, तो माइनस 5k इंटू डॉट 3k। ठीक, अब इसके बाद बात की जाए तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 3 5 जा 15 आता है और 4 4 जा 16 आएगा, फिर 5 3 जा 15 आएगा, और ये देखो ये बीच का साइन माइनस है। अब देखो ये प्लस का 15 था और ये माइनस का 15, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ क्या हमारे पास 16, तो 16 जूल वर्क डन आ गया। अब इसके बाद क्या बोला है कि इन दोनों के बीच क्या निकालना है, एंगल निकालना है। देखो एंगल निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा, तो अब ये कॉस थीटा से ही एंगल निकल के आएगा, तो कॉस थीटा को इधर रखते हैं और ये ए बी को इसके साइड भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक, तो अब मॉड को कैसे निकाला जाता है, मॉड को पहले ही बता दिया था मैंने कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो जैसे ए की बात की जाए तो ए में जितनी भी क्वांटिटी दी है सबका स्क्वायर किया जाता है। अब देखो एफ वेक्टर, अगर एफ का मॉड निकालना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और डी का निकालना है तो डी 5i 4j 3k दिया था, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है और 5 का 25 होता है, तो √50 आ जाएगा, डी के भी क्या आ जाएगा, √15 का सबका सम करेंगे तो कॉस थीटा की अभी हमने निकाल लिया। अब देखो ये मॉड निकालने का फॉर्मूला था, एफ और डी के मॉड निकालने का फॉर्मूला था, हमने मॉड की वैल्यू √50 निकाल ली, डॉट प्रोडक्ट हमने निकाल लिया, ये वर्क डन 16 आया, तो डॉट की जगह में आप 16 पुट कर देंगे और ये दोनों मॉड के जगह में √50। अब देखो √50 का देखो जैसे √x और √x का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें
x मिलता है। वैसे ही √50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 50 मिलेगा और एंगल क्या आ गया 16/50। ये एंगल आ गया। तो थीटा इक्वल्स टू क्या निकल के आया, कॉस को इधर भेज दिया गया तो कॉस इनवर्स 16/50। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये देखो एंगल निकालने के लिए पिछले बार 2023 में ही पूछा है। 2023 में बोला था वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू दी थी और कॉस थीटा निकालने बोला था, तो उसके लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी अगले टॉपिक में। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को एंगल कैसे निकालना, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर अगर a प्लस बी मॉड जो है वो किसके बराबर है, a माइनस बी मॉड के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि वेक्टर a परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर b के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। तो क्या बोला, मॉड a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड a माइनस बी। तो ये हम लिखेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों LHS और RHS जो क्वांटिटी हैं उनको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो अब देखो इसको हम दो टर्म में बांट सकते हैं, a प्लस बी और ये a माइनस बी। अब देखो a का a से मल्टीप्लाई किए तो a डॉट a आया, डॉट प्रोडक्ट करना है। अब इसके बाद a डॉट बी आया, फिर b डॉट a और b डॉट b। ठीक, तो अब इसमें भी ऐसी क्वांटिटी, इनका मल्टीप्लाई आपस में हो गया ब्रैकेट ओपन करके। तो अब देखो इसमें a डॉट a से कैंसिल ये a डॉट a हो जाएगा, b डॉट b से कैंसिल ये b डॉट b हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, b डॉट a और a डॉट b। इधर माइनस, यही चीजें माइनस में बचे। अब अगर इन दोनों को इधर ले आया जाए तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो देखो माइनस वाला प्लस में होगा तो क्या आ जाएगा, देखो b डॉट a है और ये है a डॉट b और प्लस, अब देखो ये माइनस का है, इसको इधर अगर ले गया तो ये प्लस का हो गया, है ना, ले आया गया तो प्लस का हो गया। तो 2a डॉट बी और 2a डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, 4a डॉट बी। अब इधर 0, अगर 4 को इधर भेज दिया जाए तो ये भी हो जाएगा। अब देखो मैंने बताया था a डॉट बी 0 कब आएगा, a डॉट बी 0 तभी आएगा जब वेक्टर a वेक्टर b के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये प्रूफ हो गया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इतना इजी क्वेश्चन 2022 में देखो, अब मैंने PYQ उठा लिया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया था 2022 का, जिसमें 4 नंबर का ये डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया था और बहुत ही ईजी आया था। देखो 4 नंबर में कुछ नहीं करना हमें। क्या बोला, इफ a परपेंडिकुलर टू b एंड वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू i प्लस j माइनस k एंड वैल्यू ऑफ b वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3i प्लस pk, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो इस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसका मेन मसाला क्या है हमारे पास, वेक्टर a परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर b के। हमको यही याद रखना है। मैंने क्यों इतने सारे केस डिस्कस किए, मैंने बोला था ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन को सॉल्व एकदम इजीली हो जाएगा चुटकी बजाते। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वेक्टर a परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर b के। तो a डॉट b की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर अगर a परपेंडिकुलर b के है तो a डॉट b किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया ना, बस अगर ये इक्वेशन मिल गया मान लो क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया, a डॉट b की इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो वेक्टर a की वैल्यू लिख लिए, इधर वेक्टर b की वैल्यू लिखिए, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, i का i से, j का j से और k का k से मल्टीप्लाई किए तो i इंटू i डॉट 2i प्लस j डॉट 3j, और देखो माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन है तो बीच में माइनस आएगा, pk डॉट pk डॉट k। ठीक है, i का i से तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस p इंटू 1। तो हमारे पास क्या आया, इक्वेशन क्या आया, अब देखो इधर 2 था और इधर 3 था और इधर माइनस p, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5 हुआ, और ये माइनस का p आ गया, इधर 0 आ गया। अब देखो 5 माइनस p इक्वल्स टू 0, p को अगर इधर भेज दिया जाए तो p बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। ये हमारा आंसर था, ये आंसर था। ये 2022 में ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया था। ये पैटर्न आप लोग, मैंने हर एक पैटर्न से क्वेश्चन लिया। देखो मैंने एंगल निकलवाया, सबसे पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट निकलवाया, मैंने प्रूफ वाले भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जो 2023 में, यानी कि अभी प्रीवियस ईयर जो 2023 का एग्जाम हुआ था, इसी बैच का जनवरी में जो एग्जाम हुआ था 2023 वाले बैच का, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच क्या निकालना था हमें, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना था। ये 2023 में 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो बोला फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी व्हेन ए इक्वल्स टू क्या है, i प्लस
2j माइनस के एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, ये दिया हुआ है। तो वेक्टर ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना। अभी मैंने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के बताई थी। कॉस थीटा किसके बराबर आता है? ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक, तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू निकालेंगे। गिवन वैल्यू लिख लेंगे आई और ए और बी की वैल्यू लिख लिए। अब हमें पता है, देखो ए डॉट बी के फॉर्मूले से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्या आया? ए डॉट बी, और आया उसके बाद क्या? अपॉन में ए बी। ए बी को मैंने बताया था ए को मॉड ए भी लिखा जा सकता है और बी को मॉड बी भी लिखा जा सकता है। अब मॉड ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था। अब देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर कभी भी माइनस नंबर का भी प्लस ही आता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो अब देखो ये क्या आएगा? 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, तो √6 आ गया। और इसके लिए भी √6 आ गया। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो ये आ गया √6, मतलब मॉड ए की वैल्यू भी √6 आई है, मॉड बी की वैल्यू भी √6 आई है। अब इनका ए डॉट बी प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर आई का आई से कर देंगे मल्टीप्लाई, जे का जे से मल्टीप्लाई और के का के से मल्टीप्लाई। तो आई डॉट आई, तो अब देखो इसके पास प्लस आई है और इसके पास माइनस आई, तो आई डॉट माइनस आई प्लस, दोनों प्लस प्लस के हैं जे वाले, तो बीच में प्लस साइन आ गया। 2j डॉट जे प्लस, अब देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस, इसलिए बीच में साइन क्या आया? प्लस आया। तो 2k इंटू के, तो ये आई डॉट आई हमें पता है 1 होता है, लेकिन साइन माइनस का है तो -1 आएगा। जे डॉट जे 1 होता है तो 2 इंटू 1 आ गया, और के डॉट के भी 1 होता है, इसलिए 2 इंटू 1 आ गया। अब देखो 2 प्लस 2 4, ये आया 2 प्लस 2 4, और ये माइनस का 1, तो 4 - 1 क्या आ जाएगा? 3 के बराबर। 4 - 1 3 के बराबर आ गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता थी किसके बराबर आती है? कॉस थीटा की वैल्यू आती है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी के। हमारे पास सारी वैल्यूज है, हमने निकाल ली। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर है ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी, तो अब बताओ ए डॉट बी की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई? 3 आई। ठीक, और मॉड ए मॉड बी क्या है? √6 और √6, ये दिया हुआ है। अब √6 किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? हाफ के बराबर, 1/2 के बराबर, 1/2, तो 1/2 के बराबर हो गया। तो अब देखो कॉस की टेबल में हाफ वैल्यू कौन से कॉस के एंगल के लिए आती है? तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो 1/2 को कॉस 60 भी लिखा जा सकता है। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। तो ये देखो, ये आंसर लाना था 60 डिग्री। ये भी 4 नंबर का 2023 में क्वेश्चन आया। देखो आज के इस लेक्चर में मैंने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल थे मैंने कराया, हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। कॉन्सेप्ट, पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज से। अगर इसको आप लोग पढ़ रहे हैं मतलब आपके 4 नंबर कंफर्म है। इस क्वेश्चन को देख के आप और भी डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसका न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, मतलब आपके एग्जाम में 4 नंबर एकदम पक्के हैं। 4 नंबर का इससे क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम कंफर्म है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।